डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CPG मुझे बताया गया है मेरे कई स्टूडेंट के द्वारा कि ये कॉटन यूनिवर्सिटी 2021 की पेपर है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेपर इसके मार्केट में नहीं है, ये भी मुझे बताया गया है। और ये एक पेपर एक्चुअल पेपर है जिसको कई स्टूडेंट ने, जो कि कॉटन यूनिवर्सिटी की MA पॉल साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है, आई होप कि अभी हुई नहीं हो, कि मुझे डेट पता नहीं है, लेकिन होने वाली है। उसमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसका आंसर उन्हें पता नहीं है, थोड़ा एनालाइज करें। चूंकि मेरे कई स्टूडेंट ने इसको रिक्वेस्ट किया, तो मैं इस पेपर को आज एनालाइज कर रहा हूँ। ये छोटा सा स्वीट सा और बहुत इजी लेवल का एक पेपर है, तो बहुत जल्दी हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जहां ठहर के थोड़ी सोचने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन थोड़े इनवैलिड भी हैं, रॉन्ग टाइपो हैं, और छोटा है क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो बहुत जल्द इसको एनालाइज करेंगे। और इसमें इतने स्वीट, जो मैंने वर्ड यूज किया ना, और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं हर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम में, PGET में, जिसको आप इजी बोलते हैं, लेकिन यदि उनको आप स्कोर नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं ठहरते नहीं है। इसलिए ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेट अस बिगिन। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। यदि आप कोई भी इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यदि नेक्स्ट ईयर 2024 के ले रहे हैं, तो वेट मत कीजिए। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो ये 2 बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस 2 बुक के साथ। इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, इसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी दी जाएगी, वहां आप क्लिक करके सीधा अमेजन पे इसको आप ले सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे। ये मैं थोड़ा सॉरी कि यहाँ जो पेपर है उसका थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन काफी पढ़ा जाने लायक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये पूछ रहे हैं कि ये किस एक्ट के थ्रू हमें दिया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू दिया गया था प्रोविंशियल। ये क्या था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? इसका मायने ये था कि जो प्रोविंसेस थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको अभी स्टेट हम कहते हैं, उनको एक तरह से अपने राजकाज गवर्नेंस में काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी सेंटर के मुकाबले में, जो कि फेडरलिज्म का एक आधार बना था। इसी बेसिस पे आजादी के बाद इंडियन स्टेट जो हैं वो ऑटोनॉमी की मांग करते थे, और इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर भी बना। उसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से की गई थी। इसी एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की थी, कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट बनेगा जो प्रोविंसेस और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट का निपटारा करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने कई चीजें जो उनसे लिया है, उसमें से एक है जुडिशियल रिव्यू, जो वहां का एक प्रोमिनेंट फीचर है। जुडिशियल रिव्यू माने ये कि वहां के जो कोर्ट है, बोथ जो सर्कल कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो सभी जो हैं, वो जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर, उसको वो स्क्रूटनी कर सकते हैं कि वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। ये हम लोगों ने भी अपने यहाँ अपना लिया है, जुडिशियल रिव्यू। Which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? We all know कि ये जो आर्टिकल 32 के तहत जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट है, वो उसको हार्ट एंड सोल कहा था उन्होंने। तो क्यों ना यहीं पे याद कर लीजिए कि आर्टिकल 356 को उन्होंने डेड लेटर कहा था, मतलब कि ये कभी जो है यूज नहीं होगा ऐसा, लेकिन वो सैकड़ों बार यूज हुआ। ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, आर्टिकल 356। विच विल गिव विच रिट गिव्स द मीनिंग एज वी कमांड? तो मैंने कई बार आपको बताया है पांचों का मीनिंग। मंडोमस मतलब होता है वी कमांड, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, एज पर लॉ उनको एक्ट करना चाहिए। यदि नहीं करते हो तो वी कमांड दैट यू एक्ट। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू रिट। जो हैबिया कॉर्पस है, इसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब यदि कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार ने कर लिया हो या किसी ने किडनैप कर लिया हो, तो आप अपने व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, अपने को छुड़ाने के लिए आप रिट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा क्यो वारंटो, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है किसी पब्लिक ऑफिस में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उससे कोर्ट पूछ सकती है, यदि कोई रिट पिटिशन दायर हो, कि आप किस हक से इस कुर्सी पे बैठे हुए हो। सॉरी, यहाँ क्यो वारंटो है। प्रोविजन जो है, इसका मतलब ये है कि नीचे के कोर्ट को रोक देती है बड़ी कोर्ट कि तुम वहां पे कार्रवाई मत करो। और सर्टियरी का मतलब होता है कि नीचे के कोर्ट यदि अपने जुरिसडिक्शन को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं या लांग रहे हैं, या उनमें कोई कमी है, तो उसको एक तरह से रिव्यू करती है हायर कोर्ट।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमएलए भी उसमें होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों होते हैं। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बी और सी जो है दोनों मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लेटो? तो प्लेटो प्रिस्क्राइब डिफरेंट ड्यूटी फॉर डिफरेंट क्लासेज, ये तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन्होंने तो किया ही था, 3 क्लास आपको याद होगा। द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द फिलोसोफर किंग, ये भी उन्होंने कहा था। जस्टिस वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द स्टेट, तो एक ही बच जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये लाइन देखिए, प्लेटोज एजुकेशन सिस्टम वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फॉर बॉयज। मे बी इन्होंने जो बॉयज लिखा है, बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए कंपलसरी एजुकेशन था और सेम एजुकेशन था, इसके चलते शायद ये गलत है। वैसे ये वेग स्टेटमेंट है। Education, which was initially in the state subject, was transferred to the concurrent list by which amendment? तो 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 में इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी लेके आई थी, उसमें केवल एजुकेशन ही नहीं बल्कि यहाँ आप देख सकते हैं 4 और सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट से, लिस्ट में। उससे स्टेट लिस्ट घट करके कितना रह गया था, चेक कर लीजिएगा, 66 पहले था, वो घट के शायद 61 रह गया था, एंड करंट लिस्ट 47 से 52 हो गया था। तो ये फैक्ट आपको जानना चाहिए। द ऑथोरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विथ, ये आर्टिकल 3 यदि आप पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि केवल पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी स्टेट के बाउंड्री और नए स्टेट को फॉर्म भी कर सकती है, उसके चेंज भी कर सकती है, ऑल पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट बाय लॉ। डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब कि आया राम गया राम, मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी। आज भी जो है आपने एक सुना होगा, अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र में वो एनसीपी छोड़ के और बीजेपी के साथ वो फैक्शन में मिल रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है, उसके पहले वहाँ पे महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा भी ये चल रहा है, वो एक शिवसेना नाम की पार्टी भी टूटी डिफेक्शन के चलते। तो डिफेक्शन जो है ये पूछा जा रहा है कि किस इलेक्शन के बाद इंडियन पॉलिटी का एक मेन फीचर बन गया, क्या 62, 71, 677? तो ये बेसिकली 67 का जो इलेक्शन था वहाँ पे कांग्रेस सिस्टम कमजोर पड़ रही थी और यूपी हरियाणा इन सब में आया राम गया राम की प्रथा शुरू हुई थी 67 इलेक्शन। हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये सब बहुत ही रिपीटेड इजी क्वेश्चन है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट 108 आर्टिकल के तहत होती है। ऑर्डिनरी बिल में यदि डिस्प्यूट हो जाए लोकसभा राज्यसभा में तो उसको निपटाने के लिए ध्यान रखिए कि ना तो अमेंडमेंट बिल ना ही मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। टारगेटिंग अनआर्म्ड सिविलियन पॉपुलेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच इंटरनेशनल लॉ? तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, एक सीरीज ऑफ लॉ है जिसमें कि जिनेवा कन्वेंशन सबसे फेमस है, उसके तहत जो है आप सिविलियन को नहीं मार सकते हैं लड़ाई में भी। अंडर इंटरनेशनल लॉ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज, ये बहुत ही वेग क्वेश्चन और बहुत ही लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सोचने की बात है कि क्या न्यूक्लियर वेपन का यूज किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अनुसार प्रोहिबिटेड है क्या? जितना मैंने थोड़ा बहुत इसमें मैंने रिसर्च किया आप लोगों के लिए, नहीं प्रोहिबिटेड है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी रोकती नहीं है, सीटीबीटी अभी तक साइन नहीं हुआ, और कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो एब्सोल्युटली रोकता है न्यूक्लियर वेपन के यूज को। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इसका यूज जो है रुका हुआ नहीं है किसी लॉ के तहत। वैसे ये मोरल नॉर्म है कि नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन इसको कौन मानता है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल, सॉरी सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, तो ये तो चाइना का होगा, सुप्रीम पीपल जहां भी लग गया तो चाइना है। सॉरी यहाँ पे तो बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। यहाँ है कि पहली बार किसने जो है पूरा फुल थ्योरी डेवलप किया वेलफेयर स्टेट का। तो वेलफेयर स्टेट का जो कंप्लीट थ्योरी डेवलप करने वाले जो थिंकर थे वो टी.एच. ग्रीन थे, थॉमस हिल ग्रीन। और ये वेलफेयर मतलब टी.एच. ग्रीन को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें वेलफेयर, वेलफेयरिज्म, स्टेट का रोल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में या वेलफेयर पॉलिटिक्स में स्टेट का रोल, इंडिविजुअल के राइट को सिक्योर करने में स्टेट का रोल, पॉजिटिव लिबर्टी देने में। इसलिए ये एक नए तरह के लिबरलिज्म के प्रणेता माने जाते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म के, बाद में जिसको मॉडर्न लिबरलिज्म कहा गया, जॉन रॉल जिसके प्रोपोनेंट थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री के साथ है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड। उसमें कई ऐसे फीचर हैं लाइक रिकॉल हैं, इसके अलावा सीधा सीधा जो है लोग इनिशिएट करते हैं पब्लिक पॉलिसी को, इनिशिएशन है, मेनी अदर है। उसमें एक टर्म है जो कि यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, लैंड्स जेमेंट डे।
इसको भी तो प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करें, लैंड जमीन डे, ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ फीचर है, जहाँ पे कि लोग एक काउंसिल में मिलते हैं, हाथ उठा करके जो है वो किसी पॉलिसी को नकारते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। याद कर लीजिए, कहीं पूछ दे। Which of the following is not a correct statement of Weberian model? Weberian model जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का है वो इम्पर्सनल होता है, फंक्शनल डिवीजन होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, कैरियर ओरिएंटेशन होता है, मेरिट बेस्ड होता है, ये सारी चीज़ें उसमें रूल रेगुलेशन पे आधारित होती है, हायरार्की होती है एंड ऑल। तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो बहुत ही हल्का दिख रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स पोजेज stringent theoretical component, mandate uniform procedure and are executed in an impersonal fashion। तो ये सब बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखिए नॉट है, यूज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ये सही है, आगे पढ़ लीजिएगा। द वायबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज नॉट कंटीजेंट, नहीं है, इट इज कंटीजेंट, मतलब डिपेंडेंट अपॉन टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये गलत है, इसलिए सही है। तो फाइनल स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, द ब्यूरोक्रेसी इज द मशीन लाइक स्ट्रक्चर अंडर विच इफिशियंसी इज पैरामाउंट। Which of the following was correct about conservatism? अब ये है was correct। अब यहाँ पे ये थोड़ा एक वेग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे दो करेक्ट तो डेफिनेट लग रहे हैं। एक तो ये एकदम करेक्ट है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इज मोर रिलायबल देन एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन इन ऑर्डर टू कंडक्ट ऑफ द पब्लिक अफेयर। मतलब ये जो है, जो प्रूवन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, उसको ये वैल्यू देता है स्पेकुलेशन से, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी जो दो हैं, खास करके ये भी सही नजर आता है, लेकिन चलिए यदि एक चुनना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है, सी। रॉबर्ट डहल आर्गुड फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो इन्होंने ये कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का साइंस बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर है, कल्चरल वैल्यूज हैं। तो यदि इस चीज को देखें, कल्चर एंड वैल्यूज एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन सब के चलते जो है वो प्रॉब्लम है कि इसको साइंस हम नहीं बना सकते स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इन्होंने स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम्फेसाइज किया, नॉट वैल्यू फ्री, नॉट फैक्ट्स, वैल्यू, वैल्यू, कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर। विच वन इज फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेगेल? तो द स्टेट इज द एक्चुअलिटी ऑफ द एथिकल आइडिया, सही है, इसमें सभी सही है, बस पढ़ लीजिएगा। फैमिली और सिविल सोसाइटी के बारे में भी जो उन्होंने कहा है, जिस लाइन को पढ़ लीजिए, ऑल ऑफ देम सही है। हेगल को यदि आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नियो मार्क्सिज्म? आप सभी पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, लेकिन ये कि इट इज नॉट अपोज टू कैपिटलिज्म, ये बिल्कुल सही है नहीं। मैंने कई बार आपको बताया डियर स्टूडेंट कि पोस्ट जितने भी होते हैं, नियो होते हैं, वो अपने पुराने क्लासिकल के जो बेसिक टीनेट होता है उसको नहीं छोड़ते हैं। नियो लिबरलिज्म जो है वो लिबरलिज्म के क्लासिक जो टीनेट है या जो बेसिक टीनेट है उसको नहीं छोड़ते। नियो मार्क्सिज्म जो है, इट डज नॉट सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि बहुत अम्ब्रेला थिंकिंग इसके अंदर आती है, क्रिटिकल। इट सीक्स टू इवॉल्व ए ह्यूमन फ्रेंडली काउंटर कल्चर, ये तो जो भी इसका मीनिंग है थोड़ा वेग है, लेकिन ये कभी इसको नहीं नकारेगी कि इट इज अपोज टू कैपिटलिज्म। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। Which one of the following is related to the difference between sex and gender? आपको पता है सेक्स मतलब फेमिनिस्ट नजर देखे तो सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर जो है वो कल्चरल एंड सोशल एक तरह का नॉर्म है, जो कि गलत है, जो बनाया है मेन के वर्ल्ड ने, और वो अल्टरेबल है, बदला जा सकता है। कोई जेंडर जो है, जेंडर रोल चेंज हो सकता है, पुरुष घर में काम कर सकते हैं, महिलाएं बाहर काम कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुरुष बच्चे पाल सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और महिलाएं जो है बाहर जाकर काम कर सकती हैं, चेंज हो सकता है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, सोशियो कल्चर हमारा जैसा है उसके थ्रू जेंडर रोल बने, ये कोई गिवन नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल है। एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है, मतलब कि जो हमने खुद बनाया है, कोई नेचुरल इनइक्वलिटी नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ देम। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी किसके टाइम में कंप्रोमाइज हो गई? मतलब ब्यूरोक्रेसी कहाँ आकर के गवर्नमेंट के पाले में चली गई? इसको यदि समझने के लिए पहले ये समझिए कि सिविल सर्विसेज को क्यों न्यूट्रल होना चाहिए। गवर्नमेंट आती है जाती है, सिविल सर्वेंट स्टेट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। आइडियल इन्वायरमेंट में हर गवर्नमेंट चाहती है कि उस समय का जो सिविल सर्वेंट है, यहां तक कि जुडिशियरी जो है, वो उसके फेवर में काम करे, जो वो सोचती है वही वो भी सोचे। इसको कमिटेड जुडिशियरी या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में ये दोनों बहुत ही सर चढ़ के बोलने लगा था, जिसका कि बहुत पॉलिटिकल डिक्लाइन इंडिया में हुआ, और उसका रिपरकशन आज तक भी हमारी पॉलिटी जो झेल रही है, क्योंकि उसके बाद हर गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है कमिटेड रहे, सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़े, न्यूट्रल ना रहे। उससे अल्टीमेटली जो घाटा जो है पब्लिक का होता है।
हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट? तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अंडर गुंडर फ्रैंक जो एक डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है थर्ड वर्ल्ड, वहां पे जो हम डेवलपमेंट देखते हैं वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है। दैट डेवलपमेंट इज नॉट इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, it is oriented towards the interest of the developed country, not the थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। जितना ज़्यादा आप डेवलपमेंट देखोगे आपको दिखेगा डेवलपमेंट, बट एक्चुअली वो अंडर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट है। अंडर गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म? रेडिकल फेमिनिज्म जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म कहते हैं, सिमोन डी वेबर, कैट मिलेट एंड जर्मनिया ग्रीर, ये सब जो लेकर के आए, उसमें पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा दिया गया, सिस्टरहुड मतलब यूनिवर्सल सिस्टरहुड का नारा दिया गया, कॉन्शियसनेस रेजिंग के हम फीमेल होने के मायने क्या हैं ये। लेकिन रिफॉर्मिस्ट नहीं था ये, जो है फर्स्ट वेव या लिबरल फेमिनिस्ट जो है रिफॉर्मिस्ट था। द फर्स्ट टू स्टेट टू अडॉप्ट, जो दो पहला स्टेट जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया वो था राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट क्या है? जो मतलब रियलिज्म में नेशनल इंटरेस्ट वो है जो एक नेशन के इंटरेस्ट में है, जिसके लिए कि हर नेशन अपना फॉरेन पॉलिसी बनाता है और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी एक्शन ऐसा ही लेता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाए। तो डिप्लोमेसी, अलायंस, प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, मिलिट्री बढ़ाना, सब जो है ये सब नेशनल इंटरेस्ट में है। सप्तांग थ्योरी, इवन वॉर भी नेशनल इंटरेस्ट में हो सकता है। आप अभी रसिया को देखिए। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट किसने दिया? ये सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें इजी है। हु हैज ऑथर्ड ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? वी ऑल नो कि जवाहरलाल नेहरू। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स किसने लिखा है? अम्बेडकर जी ने लिखा है। यहाँ अम्बेडकर जी की सारी बुक क्यों ना लिख लीजिए, यहाँ पे मुझे टाइम मिलता तो मैं लिख देता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन अलाइनमेंट? तो इट implies aversion to military alliance, it is anti-colonial, anti-imperial, it is neither isolation nor non-involvement। ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा या डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट में होगा उस तरफ हम जाएंगे। किसी एक अलायंस या ब्लॉक या नॉर्थ या ईस्ट एंड वेस्ट जो अलायंस था उस टाइम में, यूएसए लेड, यूएसएसआर लेड, उसके पाले में नहीं गिर पड़ेंगे। इट एम्फेसाइजेज एन आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी? नो, ये आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड था, तो ये नॉट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया है, क्योंकि ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। एक्टिंग एज ए फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशन, सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री, ऑल ऑफ द वे इसका सही है। यहाँ ये नॉट इनका गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए था क्वेश्चन विच इज फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, ऑल ऑफ द सही होता है, ये इनवैलिड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? ये कार्ल डेविड ईस्टन ने कहा था कि historicism, hyperfactualization and relativism, कल्चरल रिलेटिविज्म, ये तीन जो है फैक्टर हैं जिसके चलते पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ। तो टेक्निकल रिवॉल्यूशन इसमें जोड़ सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, चूंकि दो सही है तो तीसरा भी सही होगा, तो ऑल ऑफ द अबव बेटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लिबर्टेरियनिज्म? लिबर्टेरियनिज्म मतलब क्या है? जो यहाँ लिखा भी है, इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम, उसको कोई जो है स्टेट उसको कम नहीं कर सकता है, और स्टेट को जो है मिनिमलिस्ट होना चाहिए, इवन टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए, एंड फ्री एंड ओपन मार्केट होना चाहिए। मतलब कि क्लासिकल लिबरलिज्म को और उभारना। ये जर्मनी में डेवलप नहीं हुआ था, ये अमेरिका में ज़्यादा रॉबर्ट नॉजिक, फेडरिक हैक, मिल्टन फ्रेडमैन, इन सब ने डेवलप किया था। इकोलॉगिज्म जो है हर एग्जाम में आजकल आपको देखता है, इकोलॉजी दिखता है क्वेश्चन इकोलॉजी पे। इकोलॉगिज्म होता है जहाँ इकोलॉजी को, एनवायरमेंट को, नेचर को आप प्रश्रय देते हैं ह्यूमन के इंटरेस्ट या स्वार्थ के ऊपर। सो सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन स्पेसीज ओवर अदर स्पेसीज बिल्कुल गलत है, ये नॉट बेस्ड ऑन, ये यही गलत है। देयर इज एन इसेंशियल लिंक बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन वर्ल्ड, सही है। इकोसिस्टम इज फंडामेंटली वेल स्ट्रक्चर्ड, सही है। सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोसिस्टम, ये सब सही है। केवल ये गलत है, ह्यूमन स्पेसीज को अदर स्पेसीज से ऊपर नहीं रखता, इक्वालिटी रखता है इकोलॉगिज्म। Which one of the following is a point of contradiction between Bernstein and Marx? हाँ 2 मिनट बेटा। तो जो बर्नस्टीन थे ये जर्मन सोशल डेमोक्रेट थे तो मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन ये मार्क्सिज्म के कई चीजों को ये नकारते हैं। ये वेरी फेमस सोशल डेमोक्रेट वो हैं जो कि
लिबरल डेमोक्रेसी और सोशलिज्म जो मार्क्सिस्ट है दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। तो बर्नस्टीन जो है वो सरप्लस वैल्यू का जो उनका थ्योरी था कि केवल लेबर ही जो है वैल्यू क्रिएट करती है, उसको काटते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को काटते हैं, रिवॉल्यूशन को काटते हैं, वो इवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म के तरफ जाते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी को भी वो अच्छा मानते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को भी काटते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था इस पेपर में। रॉल का नोशन ऑफ जस्टिस इनकॉर्पोरेट जस्टिस एज फेयरनेस, ऑल द प्राइमरी गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अनलेस, पढ़ लीजिएगा, ये सब सही है। फेयर सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन फ्री एंड इक्वल पर्सन, तो ऑल ऑफ द, यहाँ पे मैं हमेशा बोलूंगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जहां भी है वो ऑल ऑफ द अबव भी ज्यादा सही होता है। और एक दो यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि दो सही है तो फिर तीसरा तो सही होगा कि ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लूरल डेमोक्रेसी? प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के रॉबर्ट डहल, जिसके बहुत बड़े प्रणेता हैं, लास्की भी हैं, लिपसेट भी हैं, जो कि बेसिकली ये कहते हैं कि जो यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज नो सिंगल ग्रुप विच इज एबल टू एक्सरसाइज सिस्टमेटिक एंड परवेसिव कंट्रोल ओवर मोर देन वन रेंज ऑफ इश्यूज। मतलब कि पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ही एकदम सुपर हर समय जो है वो हेजमनी एक ग्रुप की किसी पॉलिटी में चलेगी। अमेरिका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो ये सही है। द आइडिया ऑफ काउंटरवेलिंग पावर एग्जिस्ट इन ए प्लूरलिस्ट स्कीम, सही है। मतलब एक पावर, एक ग्रुप है तो उसको काउंटर करने की दूसरा पावर है। इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, बिल्कुल नहीं, यही तो है, नहीं है ऐसा। इट इज नॉट कमिटेड टू एनी आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी कमिटेड नहीं है प्लूरलिज्म। तो सी इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनार्किज्म? एनार्किज्म मतलब वो है जो अथॉरिटी को, किसी भी फॉर्मल अथॉरिटी हिरार्की जिसको वो नकारते हैं, इसमें बिलीव करते हैं एनार्किज्म कि मनुष्य का नेचर नेचुरली गुड है और वो बिना किसी कोअर्सिव फोर्स के अथॉरिटी के इक्वल बेसिस पे ठीक से रह सकते हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव होगा। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी, इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट कैपिटलिज्म, किसी तरह का हिरार्की एंड पावर, एंड इट्स a theory of social equality. Yes, तो all of the above है तो वो वही होगा। Which one of the following is not correct about equality? It ensures equal opportunity to all, ठीक है। It emphasizes on equality before law, ठीक है। It does not ensure preferential treatment to the weaker section in the society. Yes, it does not नहीं, क्योंकि जो हम एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिजर्वेशन, कोटा एंड ऑल, वो प्रिंसिपल जो इक्वलिटी का है उसके आड़े नहीं आता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी आ जाती है, सोशल जस्टिस आ जाती है, वो भी इक्वलिटी के साथ चलता है, इसलिए ये गलत है। इट इज इक्वल बिकॉज ऑल आर इक्वल बिकॉज ऑल शेयर इक्वल ह्यूमन वैल्यू, आपको सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पावर? तो ये भी क्वेश्चन इनवैलिड है, क्योंकि पावर ऑपरेट्स रेसिप्रोकली, ये भी सही है। पावर इंश्योर बेनिफिट एंड सैंक्शनिंग डेप्रीवेशन, ये स्टेटमेंट वेग है लेकिन ठीक है, सही है। बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया था। पावर में भी लेजिटिमेट इलिजिमेट, चूंकि यहाँ भी नॉट नहीं होगा, उसके चलते इनका गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव सही होगा। इनवैलिड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉक सपोर्टेड एब्सोल्यूटिज्म, नहीं। लॉक वाज द चैंपियन ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, नहीं। हॉब्स था। लॉक कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ नेचर एज chaotic, नहीं। स्टेट ऑफ नेचर एमिनेबल था, सोसिएबल था। लॉक postulated several stages of contract, एटलीस्ट 2 stages तो था ही, पहले सिविल सोसाइटी बनती है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट बनती है। Who among the following was critical about utilitarianism? Of course जॉन रॉल, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, जो यूटिलिटी के प्रिंसिपल, जिसमें यह है कि कोई भी एक्शन ऐसा करना चाहिए, मोरल है, जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती है, जो हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करती है, हैप्पीनेस को यदि इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी कहा जाए तो उसको वो एंटीथेटिकल मानते हैं, क्योंकि वो इक्वलिटी को नहीं तरजीह देती है, या ह्यूमन राइट्स को नहीं देती, इंडिविजुअल राइट्स को भी नहीं देती है, और वो फेयरनेस को भी नहीं देती है। इसके चलते रॉल यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑल आई नो इज दैट आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, ये मार्क्स ने कहा था। किस बुक में कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर द बुक, लेकिन मैंने अपने गाइड में दिया है, देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची? ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। रॉबर्ट माइकल्स, जो कहाँ जर्मन थे और इटली के, जर्मन थे लेकिन इटली में बेसिकली बस गए थे। हु वॉज द, या इटालियन थे और जर्मन में थे, देख लीजिएगा। विच वॉज द सोशल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन द मेडिवल टाइम? तो इन्होंने शुरू में कहा था ना कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, फिर मास्टर स्लेव सोसाइटी है, फिर फेडरल सोसाइटी, फिर सोशलिस्ट और फिर कम्युनिस्ट आएगी। तो फेडरल सोसाइटी वाज मेडिवल टाइम की सोसाइटी, जिसमें लॉर्ड एंड सर्फ है, या जो बड़े जमींदार हैं और किसान हैं। क्लास स्ट्रगल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लासिकल लिबरलिज्म? टी एच ग्रीन इज नॉट, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि टी एच ग्रीन ने
एक पॉजिटिव लिबरलिज्म दिया था जिसमें स्टेट को क्लासिकल लिबरलिज्म से अधिक अलाउ किया जाता है रोल, जिससे कि वो वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके, लोगों को रोटी कपड़ा मकान बेसिक एमेनिटीज ये सब मुहैया करा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स फॉर डिकंस्ट्रक्शन, तो डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा के साथ जुड़ा हुआ है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। डिकंस्ट्रक्शन का मायने क्या, तो चलिए अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली सब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है सब्जेक्टिव होगा। वैल्यू फ्री जो है क्वांटिटेटिव होता है, साइंटिफिक क्वांटिटेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होता है। By method of observation, which type of data is collected? Of course, primary data is collected. Primary data वो होता है जो सीधा आप इंटरव्यू, क्वेश्चनर, सर्वे से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा ये होता है जो आप जर्नल पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट एंड अदर्स जो पढ़ करके, मतलब किताबें पढ़ के जो आप रिपोर्ट लेते हैं। दूसरे ने जो प्राइमरी डेटा लिया है उसको जब आप यूज़ करते हैं आपके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाता है, और जो सेकेंडरी डेटा आपने लिया है उसको कोई जब यूज़ करता है तो टर्सरी डेटा बन जाता है। Which one is following a primary concern for realism? Realism यहाँ पे इसने सिक्योरिटी दिया है, मेरे अनुसार से पावर शुड बी द प्राइमरी कंसर्न, बट चलिए ठीक है, सिक्योरिटी दिया है तो पीस, इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन ये सब लिबरलिज्म का प्राइमरी कंसर्न है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको संतुष्टि हुई होगी कि मैंने एटलीस्ट इसको एनालाइज किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को दे रहे हैं, आपको मैं यहाँ सलाह दूंगा कि यदि इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप 100% ऑलमोस्ट क्रैक कर सकते हैं यदि आप इस 2 बुक को यदि आप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट 2 आप इसको छोड़ दीजिए यदि आप असम यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, क्योंकि CUET PG के लिए है, लेकिन ये दो बुक आपको बिल्कुल सक्सेस दिला सकती है। इसकी क्लिकेबल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।